हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में जानेंगे। बट बिफोर दैट हम लोगों का जो तरीका होता है जनरली विल गो थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, मतलब कुछ प्रॉब्लम पहले देखेंगे और उसके जरिए उसको सॉल्व करने के थ्रू से हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में जानेंगे। राइट। सो पहले देख लेते हैं व्हाट इज दोज प्रॉब्लम, व्हाट आर दोज प्रॉब्लम। सॉरी, जैसे एक आता है विच वन विल नॉट शो द कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिया गया है एंड यू हैव टू टेल दैट कहाँ पर डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स हो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा व्हाट इज डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एंड उसके लिए हम लोगों को रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन है इट्स अगेन द एसिडिटी ऑर्डर। तो हम लोग पहले इंडक्टिव इफेक्ट से क्या सीखे हैं, जनरली इफ यू हैव अ मिथाइल ग्रुप देन कॉन्जुगेट बेस इज अनस्टेबल। एंड उसके लिए जहां पर मिथाइल ग्रुप रहेगा वो वाला एसिड वीकर एसिड होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है? मैं बोल सकता हूं कि इसको एक ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं और इसको बोलता है SIR, सॉरी, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। बट इसको जानने के लिए भी हमें पहले रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ये बोल रहा है कि ये जो एनिलीन एंड ऑर्थोमिथाइल एनिलीन है इसमें से ऑर्थोमिथाइल एनिलीन कम बेसिक होगा। ये भी काउंटर इंट्यूटिव है, मतलब जनरली मिथाइल ग्रुप के लिए प्लासा इफेक्ट के लिए बेसिसिटी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। इट इज ऑल्सो एन ऑर्थो इफेक्ट और SIR स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। बट इसको भी जानने के लिए हम लोगों को रेजोनेंस इफेक्ट क्या है वो जानना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, विच नाइट्रोजन इज मोर बेसिक। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स दिया गया है 1, 2 एंड दोनों में बहुत सारा नाइट्रोजन एटम है। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन एटम बेसिक है, मतलब कौन सा नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेटेबल है एंड कौन सा नहीं है, ये जानने के लिए हमको फिर से रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। तो लेट्स नो अबाउट रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट जानने के पहले हम लोगों को जो जानना पड़ेगा व्हाट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है ना। कभी कभी होता है कि हम लोग जो लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो लुईस स्ट्रक्चर क्यों क्यों ड्रॉ करते हैं, जनरली दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। अभी तो कहां से भी हम लोग मॉलिक्यूल को तो देख नहीं सकते। जैसे हवा में हम लोग का ऑक्सीजन है, वी कैन सी ऑक्सीजन, राइट। वी कैन सी द ऑक्सीजन, टू एटम ऑफ ऑक्सीजन डबल बन है बीच में, वी कैन सी। वी मेक द स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर इन पेन एंड पेपर टू मेक आवर कॉन्सेप्शन क्लियर। हम लोगों का जो कॉन्सेप्शन है, रियलाइजेशन है, उसको क्लियर करने के लिए ये हम लोगों का ही बनाया हुआ एक तरीका है। लुईस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूल इन जनरल। बट कभी कभी कोई कोई मॉलिक्यूल्स होता है जिसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो कैसे करके मालूम होता है, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक तरीका से उसका जो एटम का बीच का जो बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल है, उसका जो बॉन्ड एंगल का मेजरमेंट लिया जाता है, बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट लिया जाता है, उसका बेसिस से जो स्ट्रक्चर जाना जाता है दैट इज एक्चुअली द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। तो कभी कभी होता है जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो आता है मेजरमेंट का बेसिस में, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, ये एनएमआर हो सकता है, IR हो सकता है, क्रिस्टलोग्राफी होता है, सिंगल क्रिस्टल रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस में हम लोग जो मॉलिक्यूल को जानते हैं, देखा जाता है कि वो स्ट्रक्चर कैसे भी करके हम लोग मैच नहीं कर सकते जो हम लोगों का नॉर्मल ड्रॉएबल स्ट्रक्चर है। ड्रॉएबल मतलब लुईस जो स्ट्रक्चर है, लुईस स्ट्रक्चर में आइदर सिंगल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड होता है। लेकिन कभी कभी कोई कोई स्ट्रक्चर चला जाता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूं, देखो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसका जो सीसी बॉन्ड है वो सभी सीसी बॉन्ड का स्ट्रक्चर लेंथ सेम है एंड दैट इज 139 pm पिकोमीटर। अभी सीसी सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है 154 पिकोमीटर, सीसी डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है 134 पिकोमीटर। तो ये कहां से 139 चला आया, ना इधर का ना उधर का, ये बीच में कहां से चला है। तो जब मेजरमेंट में ऐसा आता है तो ऐसे बॉन्ड को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंगल बॉन्ड ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, गलत है। डबल बॉन्ड ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, गलत है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या लेके चला है कि इसका मतलब ये स्ट्रक्चर को हम लोग एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर से डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं बेंजीन का क्या होता है। एक्चुअली बेंजीन में देखिए, बेंजीन में स्ट्रक्चर ऐसा है, ऑल्टरनेटिव बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड रहता है तो दूसरा डबल बॉन्ड रहता है। लेकिन इसके लिए ये अगर ओरिजिनल स्ट्रक्चर में पकड़ लेता हो तो क्या होना चाहिए था, तीन तीन सीसी बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए था और 3 सीसी बॉन्ड का डबल बॉन्ड होना चाहिए था। लेकिन ये तो हो नहीं रहा है, सभी 6 सीसी बॉन्ड का सेम स्ट्रक्चर दे रहा है यहाँ पर एंड सेम लेंथ दे रहा है एंड वो जो लेंथ है वो समथिंग इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड हो रहा है, राइट। तो इसको मैं कैसे करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो तभी जाके
बोला जाता है कि जब पाई बॉन्ड रहता है, मतलब डबल बॉन्ड रहता है, ऑल्टरनेटिव सिचुएशन में रहता है, उसको हम ऑल्टरनेटिवली शिफ्ट कर सकता है। ये देखिए, इसको बोलते हैं डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पहले वाला क्वेश्चन, राइट। तो इसका इसका होने का क्या क्राइटेरिया होता है? ऑल्टरनेटिव होना चाहिए डबल बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा भी एक क्राइटेरिया है जो हेटेरो एटम के लिए लोन पेयर या वैकेंट ऑर्बिटल में होता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, थोड़े बाद में दूसरे स्लाइड में आएगा। लेकिन अभी तक जस्ट डबल बॉन्ड में ये समझ लीजिए कि ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, तभी जाके ये डिलोकलाइजेशन हो सकता है। अभी डिलोकलाइजेशन करता है तो दूसरा स्ट्रक्चर चला है, बी स्ट्रक्चर, लेकिन ये भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर से नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है। लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर मिला के समथिंग हम लोग हाइब्रिड ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको सी स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहां पर हम लोग दिखा रहा है कि देखो भाई, सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड आइदर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड समथिंग इन बिटवीन हो सकते हैं। लेकिन ये भी स्ट्रक्चर सिर्फ हम लोग ड्रॉ करके दिखा सकते हैं मैकेनिज्म लिखने के लिए, जनरल पेपर पेन में आप किसी को भी नहीं देखेंगे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। आप देखेंगे जनरली जब पर्टिकुलरली मैकेनिज्म ड्रॉ करने का जरूरत होता है तो आइदर ये स्ट्रक्चर या फिर ये स्ट्रक्चर, आइदर ए और बी, दे आर ड्राइंग, पीपल आर ड्राइंग। तो अभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसको बोला जाता है ना? ये जो ए और बी होता है, ये दोनों एक्चुअली ओरिजिनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर समथिंग दैट इज द कॉल्ड लाइक सी, दैट इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द ए एंड बी। तो ए एंड बी जो स्ट्रक्चर का बीच का कोई स्ट्रक्चर होता है जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है, और ये जो ए एंड बी स्ट्रक्चर है जिसको एक्चुअली हम पॉसिबल स्ट्रक्चर बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट, पेन एंड पेपर से बॉन्ड एंगल ड्रॉ करके पेन एंड पेपर से बना रहा है पेपर के ऊपर, वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, उसको ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो आई होप रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास अभी क्लियर है। क्या है, फिर से मैं समरी बोल देता हूं कि कोई मॉलिक्यूल का जिसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है, जो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर आता है, वो पेपर से एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, उसका एक्चुअली एक से ज्यादा 2 या 3 डिफरेंट हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, जहां पर पर्टिकुलरली पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है ऑल्टरनेटिव पाई इलेक्ट्रॉन के लिए, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन जो होता है उसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ, या वैकेंट ऑर्बिटल का जो होता है उसका ऑल्टरनेटिव पोजीशन में रहता है, तभी जगह पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज किया जाता है। तो ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन के जरिए हम लोग एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर, प्रोबेबल स्ट्रक्चर, नॉट द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। वो जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है उसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। और हम लोगों का जो ये सीरीज बनता है डिफरेंट स्ट्रक्चर का, ये रेजोनेंस हाइब्रिड, हम लोग इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। और कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल भी है हम लोगों का नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन में देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में हो सकता है कि आपका नीचे वाला ऑक्सीजन के साथ ये जो है सिंगल बॉन्ड, और ऊपर वाला ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन का। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल देखा गया है, क्या 2 नाइट्रोजन बॉन्ड का सेम बॉन्ड लेंथ देखा गया है, और दैट इज ऑल्सो समथिंग बिटवीन इनो सिंगल बॉन्ड लेंथ एंड समथिंग बिटवीन इनो डबल बॉन्ड लेंथ। वही बेंजीन वाला कांड हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर एक्चुअली राइट नाउ वी कैन ड्रॉ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, 2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहता है, और दूसरे स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड था वहां पर सिंगल बॉन्ड हो जाता है, और जहां पर सिंगल बॉन्ड था वहां पर डबल बॉन्ड हो जाता है। और यह भी पॉसिबल होता है डबल बॉन्ड का मूवमेंट के बारे में। जस्ट कीप इट इन माइंड, वी कांट मेक इट विद द सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड रहेगा, ऑल्टरनेटिव रहेगा, देन जाके वी कैन मूव द पाई बॉन्ड इन द ऑल्टरनेटिव सिस्टम। एंड ये वाला कैसे करके होता है, इन फ्यूचर स्लाइड में आप लोगों को फिर से एग्जाम्पल देके मैं यहां से दिखाऊंगा कैसे करके हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। देन व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? नाउ रेजोनेंस एनर्जी समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या है। तो ऑलरेडी हम लोग समझ गए हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है। ये ए और बी है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, एंड समथिंग इन बिटवीन सी इज द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अगर मैं ये तीनों को एनर्जी डायग्राम में प्लॉट करता हूं तो क्या होता है, देखो, जनरली जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है उसका एनर्जी वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर का एनर्जी के से थोड़ा नीचे होता है। तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर का जो एनर्जी है वो हम लोग कैलकुलेशन करके निकलते हैं, क्योंकि वो पेन एंड पेपर में ड्रॉ किया जाता है, उसका तो एक्सपेरिमेंटल नहीं हो सकता है। तो हम लोग पेन एंड पेपर में वो थ्योरी देके, डिफरेंट थ्योरी होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसको कैलकुलेशन करके हम लोग निकालते हैं हाइपोथेटिकल जो स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। नाउ यहाँ पर हम लोगों के लिए एज बोथ अ सिमिलर स्ट्रक्चर दैट ए एंड बी, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, उसका दोनों का एनर्जी लेवल सेम है।
राइट। नाउ ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकलता है, उसका जो एनर्जी है वो ऑलवेज ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इससे नीचे आएगा। तो अगर सेम होता है उसका बेसिस में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, ये दोनों का सेम एनर्जी है, तो ये है एनर्जी लेवल हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर का, और ये है ओरिजिनल स्ट्रक्चर का एनर्जी लेवल। तो इसका जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, इसको रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। अगर आपका जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, देन यू शुड टेक द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट energy of the low of the canonical structure which is having the lowest energy, right? Here it is written the difference in energy between the actual structures and the lowest energy resonance structure is called the resonance stabilization energy or simply the resonance energy। यहाँ पर जाके और एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्या है वो कि एक मॉलिक्यूल्स का जितना ज्यादा पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकता है, तो मॉलिक्यूल का और रेजोनेंस एनर्जी और भी ज्यादा होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं यहाँ पर अगर मैं थर्ड और एक स्ट्रक्चर कर सकता था, देन ये जो मेरा ओरिजिनल एनर्जी होता है वो और भी थोड़ा नीचे हो सकता था यहाँ पर, देन माई एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी would have been more here, right? So more the number of equivalent resonating structure, you keep it in mind। मतलब अगर सिमिलर एनर्जी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ज्यादा होता है एक रेजोनेंस हाइब्रिड मॉडल में, तो उस रेजोनेंस हाइब्रिड मॉडल में देखा जाता है, उस मॉलिक्यूल के लिए देखा जाता है कि रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये कॉम्प्लीटली थियोरिटिकल आता है ये कॉन्सेप्शन, बट अगर याद रखने के लिए मैं बोलता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि एक इंसान का अगर डिफरेंट फॉर्म होता है वो वेरी इजीली एंड दैट इज वेरी इजीली इंटर कन्वर्टेबल होता है, तो आज का जो सोसाइटी है उसमें उसका सस्टेनेबिलिटी ज्यादा होता है। आई होप व्हाट आई वांटेड टू मीन यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो अभी जो सोसाइटी है उस हिसाब से जो लोग अच्छे लोगों के साथ अच्छे बिहेव करेगा, बुरा लोगों के साथ बुरा लोग बिहेव करेगा, ठग लोगों के साथ ठग बिहेव करेगा, ऐसे इंटर कॉन्फर्टेबल उसका फॉर्मेशन होता है एंड बहुत इजीली स्विच कर सकता है कोई भी सिचुएशन में। उसका जो रेजोनेंस, उसका जो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है सोसाइटी में। तो ये जस्ट सोच लो, ये एलेगोरी, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल सोच लो, और उस हिसाब से तुम सोच सकते हो कि एक मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म होता है और उसका इक्विवेलेंट होता है तो इंटर कन्वर्टेबल इजी होता है, क्योंकि इक्विवेलेंट का एनर्जी सेम लेयर में रहता है, तो इंटर कन्वर्टेबल इजी होता है। तो इसके लिए जो होता है वो वाला कंपाउंड का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होता है जनरली। ओके, सो अभी अगर मेरा इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जस्ट इफ आई क्लियर दिस पार्ट, सो यहाँ पर जस्ट सी दिस पिक्चर, यहाँ पर जो मेरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो ए एंड बी का सेम एनर्जी लेवल में है। अगर मेरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेम एनर्जी लेवल में नहीं रहता है तो कौन सा स्ट्रक्चर में, हाउ टू फाइंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो कौन सा स्ट्रक्चर का एनर्जी सबसे नीचे होगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वी हैव टू फाइंड the most stable resonance structure, we need to know how to get the most stable resonance structure with the help of some rule। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर कि रेजोनेंस हाइब्रिड में मोर देन वन स्ट्रक्चर है एंड वो स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है, एनर्जेटिकली सिमिलर नहीं है, तो मैं पेपर और पेन में देख के कैसे करके मुझे मालूम पड़ेगा कौन सा स्ट्रक्चर एनर्जेटिकली लोअर है अमंग देम, राइट? एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर दो स्ट्रक्चर है, उन स्ट्रक्चर में जिसका नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है और चार्ज सेपरेशन कम है, इसका मतलब है कि bonding neutral molecules in the canonical structure, the neutral canonical structures are more stable। For example, I have a structure A and I have a structure B। Now देखो alternative double bond है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो alternative डबल बॉन्ड है, इसको मैं कॉन्जुगेशन कर सकता हूँ, रेजोनेंस शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर गया एंड ये डबल बॉन्ड ऊपर चढ़ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ गया, तो नेगेटिव चार्ज आया मेरा ऑक्सीजन के ऊपर, और ये जो कार्बन है यहाँ पर एक उसका शेयरिंग इलेक्ट्रॉन चला गया दूसरा सीसी बॉन्ड में, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो गया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल का दो मैं अभी ड्रॉ किया कैनोनिकल स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द रूल which one should be more stable? A should be more stable, क्योंकि A में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। देखो यहाँ पर जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड छोड़ के यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, ये लेकिन यहाँ पर सिंगल एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर हियर नॉट हियर।
सो कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर चार्ज सेपरेशन चला है, तो इसके लिए ए इज मोर स्टेबल देन बी। सो ये रूल नंबर 1 गया है। दूसरा है व्हाट इफ वी हैव मोर देन 2 और मोर देन 1 केमिकल स्ट्रक्चर वेयर वी हैव चार्ज सेपरेशन। तो फॉर एग्जांपल पहले वाला में हम लोग देखे हैं बी, जहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर का मैं दूसरा तरफ देख सकता हूं कि ये जो ए स्ट्रक्चर का जो और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, वहां पर हो सकता है ये डबल बॉन्ड यहां पर गिरा, मतलब जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रीवियस वन, और ये डबल बॉन्ड में चला गया कार्बन के ऊपर, राइट। तो उसके जरिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चला आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अभी वो बॉन्ड पेयर लूज कर गया है, और इसका जो डबल बॉन्ड का बॉन्ड पेयर है कार्बन के ऊपर चला है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला है। तो और एक केमिकल स्ट्रक्चर ये है। तो जनरली ये मोस्ट स्टेबल है, वो तो मैं देख लिया, कोई भी चार्ज सेपरेटेड मॉलिक्यूल केमिकल स्ट्रक्चर से ये वाला स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। लेकिन सी और बी में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो इसके लिए मेरा ये रूल है, अगर नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, then that structure is more stable and positive charge should be on electropositive atom। तो अभी चार्ज सेपरेटेड कंपाउंड में, सॉरी चार्ज सेपरेटेड केमिकल स्ट्रक्चर्स में मुझे देखना पड़ेगा कौन सा स्ट्रक्चर में जो चार्ज सेपरेशन हुआ है, कौन सा स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, कौन सा स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर है, विद रिस्पेक्ट टू द अदर केसेस। मींस जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है उसके रिस्पेक्ट में जो अदर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला गया है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो देखना पड़ेगा। अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर है, दैट इज नॉट गुड स्ट्रक्चर, राइट, दैट इज द हायर एनर्जी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन के ऊपर है। ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो इसके लिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होना ज्यादा, ये ज्यादा इजी है। दिस इज फार मोर इजियर, दिस इज फार मोर एनर्जेटिकली प्रेफरेबल देन दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज चला है ऑक्सीजन के ऊपर। That means the oxygen is containing the positive charge, which is the more electronegative atom here that is having positive charge, which is energetically higher situation right now। तो B और C में से अभी हम लोगों के पास क्लियर है कि B is more stable than C, right? So न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है, न्यूट्रल केमिकल स्ट्रक्चर ज्यादा मोर स्टेबल होता है और प्रीडोमिनेटिंग होता है। देन आता है चार्ज सेपरेटेड वन, एंड चार्ज सेपरेटेड अगर एक से ज्यादा होता है उनमें से जो जहां पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होता है एंड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर होता है, वो वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। तीसरा रूल, 2-3 केमिकल स्ट्रक्चर में से जहां पर कोई अगर चार्ज सेपरेशन होता है, वहां पर चार्ज का अगर मोर डिस्पर्शन होता है, मोर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो वाला स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है। क्योंकि चार्ज जब कॉन्सेंट्रेटेड होने के वजह डिस्पर्स हो जाता है, तब कोई मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल हो जाता है। मैं मेरा पिछला वीडियो में जो दैट वीडियो आई मेड लास्ट टाइम विद इंडक्टिव इफेक्ट, इन दैट वीडियो आई शोड दैट जब ये चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में रहता है तभी जाके मॉलिक्यूल रिएक्टिव हो जाता है, इंस्टेबल हो जाता है। जब चार्ज डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, okay, when the charge is dispersing over several atoms or several orbitals to the molecules, then that charge containing molecules is much stable than the previous one when it is concentrated। so dispersal of the charge यहाँ पर भी वैलिड होता है कि जो कौन सा मेरा स्ट्रक्चर है जहां पर मेरा चार्ज डिस्पर्सल हो रहा है। ओके, नाउ यू सी मेरा सी है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। ये देखिए, ये कॉन्जुगेशन एक ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में हो रहा है। मतलब ऑल्टरनेटिव पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टू मेक द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर गया डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव पोजीशन में, और ये डबल बॉन्ड ये बॉन्ड के ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि तो कार्बन का वैलेंस सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये कार्बन के ऊपर आएगा, तो जाके मेरा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर डबल ऑल्टरनेटिव बॉन्ड हो गया। ये एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बॉन्ड गिरा और यहाँ पर कार्बन के ऊपर बॉन्ड आया, तो जाके ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये और एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। नाउ व्हिच वन इज द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर? नाउ in all the three structure we have one negative charge, so nothing is neutral. All of them they have same kind of negative charge separation is there, but इनमें से एक है जिसका चार्ज डिस्पर्शन हुआ है। किसका हुआ है? You can pause the video and you can think about the answer and you can check that you are right or not। See, now
बी और सी में से, और इवन बी ए सी, ये तीनों में से बी इज मोर स्टेबल, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, ये कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज जा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ दिस साइन, अगेन देयर इज अनदर रेजोनेंस, यू सी नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड, तभी जाके रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा है, ये रेजोनेंस हो जाने के लिए ये डिस्पर्सल हो रहा है चार्ज का, इसके लिए बी जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर बी इज मच मोर स्टेबल देन एनी अदर स्ट्रक्चर। तो ये है लॉज दैट विल गवर्न यू, और दैट विल गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये हम लोगों को बोलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर इनमें से मोस्ट स्टेबल है। विथ दिस कॉन्सेप्शन यू शुड बी एबल टू answer that which structure is the most stable structure. We'll be having a lot of problems in future videos on these things, so we'll come to know it about with different exercise. So अभी मेन मुद्दे में आते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इट इज समथिंग रिलेटेड विद दिस स्ट्रक्चर, राइट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ड्यू टू कॉन्जुगेशन बाय अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड के लिए, या पाई बॉन्ड जब अल्टरनेटिव पोजीशन में नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज रहता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मोर देन वन स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। दोज आर हाइपोथेटिकल, not having means not is exactly matching with the original structures spectroscopically और experimentally obtained structures parameters, उसके साथ मैच नहीं करता है, लेकिन हम लोग पेपर एंड पेन में लिख सकते हैं उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो मॉलिक्यूल्स। सो दोज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। नाउ व्हाट इज दैट इफेक्ट? अभी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, इसके लिए पोलैरिटी जनरेट करता है कभी कभी। जनरली चार्ज सेपरेशन होता है, या चार्ज सेपरेशन नहीं भी होता है तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए पोलैरिटी जनरेट करेगा। तो ये जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होता है, द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स और बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present on an adjacent atom, that is actually what I was telling you last two slides। यही एक्चुअली द रेजोनेंस इफेक्ट है, जो कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन है। तो ये जो हो रहा है, इसके लिए जो पोलैरिटी जनरेट करता है वो रेजोनेंस इफेक्ट है। तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखे, इंडक्टिव इफेक्ट में बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन एक साइड बीच में से शिफ्ट करके कोई एक एटम की तरफ जा रहा है, इट्स पार्शियली शिफ्टेड टू one atom, mostly the electronegative atom. So that generates a polarity in the molecule, right? Delta plus, delta minus, if you remember. But here, right now, the pi electron, because it is labile in nature, ये बहुत labile होता है नेचर के लिए, ये completely shift कर रहा है। As it is shifting completely to one bond to another bond, then charge separation is in a higher intense. That's why ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है, ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पाई क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन के लिए जो रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, ये मच मोर स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो ये देखिए मेरा सेकेंड वाला पॉइंट चला आ रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट से ये स्ट्रॉन्गर है। एंड ये जो सिस्टम है, ये जो अल्टरनेटिव सिस्टम, अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, या फिर ऑक्सीजन लोन पेयर है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद पाई बॉन्ड है, ये ऑल दिस सिस्टम, फॉर एग्जांपल दिस सिस्टम, ऑक्सीजन लोन पेयर है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन पाई बॉन्ड है, यहाँ पर इच लगा देता हूं, दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेटिव सिस्टम। सपोज यहाँ पर मेरे पास कार्बन है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर सपोज मैं CH2 लगा देता हूँ, ये कॉन्जुगेटिव सिस्टम है। तो एक सिंगल बॉन्ड है और दूसरे तरफ यहाँ पर आइदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या फिर लोन पेयर होना चाहिए, तब जाके कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा, या फिर मुझे यहाँ पर और एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब जाके ये सिस्टम कॉन्जुगेशन होगा। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव सिस्टम, राइट? सो दिस इज क्लियर टू यू। लास्ट वाला जो चीज है, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ ये जो सपोज मैं कॉन्जुगेशन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो कॉन्जुगेशन होता है, यहाँ पर जो स्विच हो रहा है मेरा पाई इलेक्ट्रॉन का, ये होगा अगर मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में रहेगा, सब एटम एक ही प्लेन में रहेगा। मतलब ये जो एटम है, ये जो एटम है, ये जो एटम है, ये जो एटम है, ये वाला चार एटम, चार कार्बन एटम सेम प्लेन में रहना चाहिए, तब जाके ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल। क्यों ये प्लानरिटी जरूरत है, ये मैं बाद में और एक वीडियो करके समझा दूंगा। ये बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्शन है, पाई ऑर्बिटल का परपेंडिकुलर होने से पी ऑर्बिटल का परपेंडिकुलर होने का क्राइटेरिया है। बट अभी तक जस्ट कीप इन माइंड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट रेजोनेंस इफेक्ट कैन हैपन, और हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट देख सकते हैं तभी जब ये जो मॉलिक्यूल्स का जो एटम्स वगैरह है, जो एटलीस्ट बॉन्ड्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो बॉन्ड्स और वो एटम्स, वो वाला पार्ट दैट शुड बी इन प्लानरिटी।
तभी जाके डिलोकलाइजेशन होगा। ऊपर नीचे मुश्किल है, एक थोड़ा नीचे है, एक पहाड़ के नीचे है एक एटम, पहाड़ के ऊपर है दूसरा एटम, कैसे करके जाएगा? प्लेन में चलना फिरना इजी होता है, ऊपर नीचे जो रास्ते का अप्स एंड डाउन होता है, द रोड्स व्हिच आर वेरी बैड अप्स एंड डाउन रफ, देयर यू कांट मूव इजीली, राइट? सो इन अ प्लेन planarity, its resonance effect और movement of electron is much better. ओके, सो ये हो गया हम लोगों का रेजोनेंस इफेक्ट का डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्शन आफ्टर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाया हूँ कि कैसे करके मेरा कॉन्जुगेशन हो रहा है। देखिए पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तभी जाके पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड में जा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन का जो बॉन्ड पेयर है ये चला गया इसको छोड़कर। यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है, ये कार्बन तो बोलेगा नहीं रे बाबा मेरे पास ऑलरेडी है इलेक्ट्रॉन, तो ऑलरेडी है मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास चला आएगा, ये बोलेगा मुझे और जरूरत नहीं है, ये इसको दूसरे कार्बन के ऊपर दे देगा, तो ये कार्बन अभी नेगेटिव हो जाएगा, ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, एंड दे आर नॉट इक्विवेलेंट इन एनर्जी बिकॉज द चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस। यू सी द चार्ज इज सेपरेट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ये है न्यूट्रल, ये है पोलराइज, हाईली पोलराइज चार्ज सेपरेटेड। ये देखिए ये दूसरा एग्जांपल है कॉन्जुगेशन का, जहां पर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन और एक डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज वाला एटम है या फिर लोन पेयर वाला एटम है। यहाँ पर जाके फिर से द लोन पेयर विल फॉल इनटू द नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के ऊपर चला जाएगा, तो कार्बन नेगेटिव एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है रेजोनेंस इफेक्ट कैसे होता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है इसके लिए? द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरली is away from an atom or substituent group and towards the system। अभी देखिए पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट जनरली बोला जाता है कोई ग्रुप के लिए, जैसे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप स्टडी किए थे, टेबल स्टडी किए थे इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप का। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोला जाएगा एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। ओके, सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट जहां पर जो वाला रेजोनेंस इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप से सिस्टम के अंदर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। ओके, इसके लिए सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो सिस्टम इलेक्ट्रॉन रीच होगा डेफिनेटली। एग्जांपल देता हूं, देखिए ये जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, अभी देखिए मैं देख रहा हूं, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, कॉन्जुगेट सिस्टम जैसे मैं बोला था ऑल्टरनेटिव। सो डबल बॉन्ड नहीं है, लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के ऊपर चला आया, डबल बॉन्ड चला गया यहाँ पर कार्बन के ऊपर, तो कार्बन हो गया नेगेटिव, हाइड्रोजन हो गया पॉजिटिव। यू कैन टेल इट इज अ वेरी हाई एनर्जी कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो फिर से गया कार्बन से, फिर से ये कार्बन के ऊपर चला है, तो ऐसे करके कार्बन जो नेगेटिव एनर्जी है वो घूम रहा है रिंग में। तो जनरली ये न्यूट्रल था, अभी ये रिंग जो सिस्टम है, ये सिस्टम नेगेटिव चार्ज से पूरा भरा हुआ है। तो ये प्लासार इफेक्ट है, जहां पर ग्रुप का जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम के अंदर चला आया है, सिस्टम विल गेन नेगेटिव एनर्जी, द ग्रुप विल पुश द इलेक्ट्रॉन टू द सिस्टम। ओके, इसका और भी एग्जांपल है, जैसे हैलोजेंस है जहां पर लोन पेयर वाला OH लोन पेयर है जो पुश कर सकता है OR, OCOR, NH2, any group when attached with a system carbon pi electron skeleton where the lone pair is there is available, there plus R effect और नेगेटिव चार्ज है O माइनस फेनॉक्साइड आयन, वो प्लस आर इफेक्ट देता है क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑल्टरनेटिव बॉन्ड का रेजोनेंस के थ्रू से वो इलेक्ट्रॉन अंदर घुसा देता है सिस्टम के अंदर, इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। नेगेटिव उल्टा होगा, यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स एन एटम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यहाँ पर भी एक ग्रुप है जो माइनस आर इफेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है, वो ग्रुप के तरफ अभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इसके लिए जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए नाइट्रो, हम लोग का इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, देखिए ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो लोन पेयर है, ये जो बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, ये अभी ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, इसका जो डेफिशिएंसी है, नाइट्रोजन का जो डेफिशिएंसी है बॉन्डिंग का, ये करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑल्टरनेटिव ये सिंगल बॉन्ड के ऊपर चला आया। तो मेरा पहले कॉन्जुगेट सिस्टम पहले देखना पड़ेगा क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेट सिस्टम है। तो ऐसे करके मेरा रेजोनेंस हो गया और चार्ज सेपरेशन चला है, तो यहाँ पर O माइनस हो गया क्योंकि जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के ऊपर ले लिया, और यहाँ पर मेरा प्लस चार्ज चला आया। इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर से ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, तभी जगह प्लस चार्ज यहाँ पर चला आएगा क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इसके लिए ये प्लस चार्ज ये कार्बन में चला आएगा, ऐसे करके दूसरा जगह पर भी मेरा प्लस चार्ज चला है। तो अभी देखिए ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ये सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, दिस ग्रुप इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। ऐसा एग्जांपल क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लाइक एसिड,
एल्डिहाइड, कीटोन, साइनो, नाइट्रो, ये वाला एग्जाम्पल है जहां पर मेरा एक डबल बॉन्ड है, ग्रुप में कार्बन एटम से साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्बन एटम में लोन पेयर नहीं रहता है, अगर यहाँ पर कोई दूसरा एटम होता है तो प्लस आर हो जाता है, जाने का पॉसिबिलिटी था। लेकिन अभी इस कार्बन एटम के साथ मेरा एक ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड वाला कोई हेटेरो एटम खींचने वाला रहना चाहिए। अभी ये ऑक्सीजन का तो लोन पेयर यहाँ पर जा नहीं सकता है जनरली, ये with respect to carbon as it is more electronegative it will pull it here, and that is the reason that this way this will work the hyperconjugation। तो ये होना चाहिए कि डबल बॉन्ड जो रहेगा, डबल बॉन्ड के साथ मेरा कार्बन अटैच रहेगा, कोई भी ग्रुप कार्बन वाला ग्रुप जनरली हो सकता है, या फिर ऐसा कोई ग्रुप हो सकता है जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है जिसके साथ फार्दर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। जैसे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, लेकिन अभी मुझे फार्दर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए विथ पाई बॉन्ड अनदर डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पुल चाहिए, तभी जाके ये डबल यहाँ पर पुल आएगा, ये डबल बॉन्ड। तो दिस इज द वे द इलेक्ट्रॉन फ्लोज टुवर्ड द ग्रुप एंड द सिस्टम इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सो दैट इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट और माइनस एन इफेक्ट, right? So these are for all for basic things, those people who are just first time came to know about this resonance effect, for them, not for advanced people. Definitely we'll go through advanced question also in future. So another one thing, but it's very important to have a strong basic, जो basic है basic strong होना चाहिए to solve the advanced problem. So another example है कि एक example है that is called electromagnetic effect. You should know about this also, which is very similar to resonance effect. Actually यहाँ पर क्या है कि all the delocalization of the pi electron doesn't indicate the resonance effect. ये ट्रू है कब? जब delocalization होगा conjugate के अलावा। मैं अभी तक दिखाया था कि जो मेरा प्लस आर प्लस एम इफेक्ट हो रहा है वो कॉन्जुगेट सिस्टम में हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक एटम जिसके ऊपर लोन पेयर है, ऐसा सिस्टम। बट यहाँ पर हो रहा है एक बॉन्ड के ऊपर हो रहा है जो complete transfer of a shared pair of pi electron due to influence of an attacking agent. That is the important thing. Look, प्लासर इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या रहा है, एक ग्रुप रहता है जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है सिस्टम के अंदर, दैट इज अ प्लासर इफेक्ट, और खींच रहा है वो ग्रुप के लिए पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव बॉन्ड पोजीशन में ग्रुप नहीं है, राइट? अ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, डिस्क्रीट एक अलग ही डबल बॉन्ड है मॉलिक्यूल में, वो कोई कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन एक बाहर से एक रिएजेंट आने के लिए उसका डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट शिफ्ट कर रहा है, not like inductive effect, but it's like shifting almost completely, because as I told you already, pi electrons are very labile, so when it is shifting, this shifting in much more amount and intensity of polarization is much more higher than inductive effect. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो टाइप का हो रहा है, एग्जांपल देखेंगे। ये इफेक्ट टेम्पोररी है, राइट, बिकॉज रिएजेंट चले जाने से ये इफेक्ट चला जाता है, ये रेजोनेंस की तरह परमानेंट इफेक्ट नहीं है जो मॉलिक्यूल के अंदर इनबिल्ट है, कि मॉलिक्यूल जो है ऑलरेडी ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप है, माइनस आर ग्रुप है, वो कभी भी जब भी हर टाइम शो करता है प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट। अगर ग्रुप ही नहीं रहता है तो वो डबल बॉन्ड कभी just normally it will not show that plus or minus r effect, तभी शो करेगा जब रिएजेंट आएगा, अगर रिएजेंट नहीं आएगा तो चला जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट। सो एग्जांपल ये देखिए, एक डिस्क्रीट मेरा डबल बॉन्ड है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के बाद कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन मैं अगर H+ लेके आता हूँ, एक रिएजेंट लेके आता हूँ, तो H+ प्लस चार्ज को अटैक करने के लिए वो जो इलेक्ट्रॉन है एक पर्टिकुलर कार्बन में शिफ्ट कर जाएगा जहां से H+ अटैक हो जाएगा। तो इसके लिए जो इफेक्ट होता है इसको बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, दैट पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू दैट एटम टू व्हिच द रिएजेंट अटैच। बहुत सिंपल सा चीज है, पॉजिटिव जब पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट आएगा तब जगह पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। उतना अगर याद नहीं रहता, जब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा पॉजिटिवली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, अगर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टू दैट एटम वेयर द रिएजेंट अटैच। रिएजेंट कहां पर अटैच हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज एटम में अटैच हो रहा है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन वहां पर शिफ्ट कर गया, ठीक है। दूसरा नेगेटिव चार्ज ऊपर उल्टा होता है, दैट मींस नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट आने का जरूरत है, देखो साइनाइड चला है। सो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द एटम वेयर रिएजेंट डजंट अटैच, बिकॉज अभी तो रिएजेंट नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में भागेगा, क्योंकि इस एटम को जहां पर रिएजेंट अटैक करेगा, जो साइनाइड है, ये साइनाइड जो कार्बन में अभी आके अटैक करेगा उसको तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसके लिए पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन में जा रहा है, एंड दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, अभी आते हैं क्वेश्चन में। लेट्स सी विद दिस कॉन्सेप्ट हाउ वी कैन
solve the questions what we discussed in the first slide. So which one will not show complete delocalization of pi electron? Conjugation मैं बोला हूँ अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा. ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है. यहाँ पर भी सेम सिस्टम है. तो ये वाला मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है. इसका क्या सिचुएशन है? इसमें तो आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन के लिए पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है. यहाँ पर नाइट्रोजन में मेरा लोन पेयर है. अभी जो सिचुएशन है डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर है. यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन होने का पॉसिबिलिटीज है. और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड का मेरा कॉन्जुगेशन होने का पॉसिबिलिटीज है. डोंट कंफ्यूज अबाउट दिस लोन पेयर. दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ pyridine जो बाद में या फिर दूसरे कोई इफेक्ट वगैरह में मैं सिखाऊंगा. बट or already you should know by the structure of pyridine that this lone pair is not participating in the resonance, because अगर आपको hybridization या structure correctly आता है तो you know this nitrogen, why this nitrogen lone pair is not participating in the ring resonance. but यहाँ पर conjugation दिखाएगा, delocalization दिखाएगा, क्योंकि जो pi electrons है वो बेंजीन की तरह ही है, खुद के बीच delocalization होगा. now that is the ortho effect concept. why this acid is stronger, sorry, this acid is more stronger than this. So which is stronger acid? So we just came to know in the last slide that this acid is more stronger. Why? Now देखो, just very simply I will explain the ortho effect, right? Just you have to remember two things. One is, now when my benzoic acid structures I'll draw, so this is my C double bond O, O minus OH. तो ये जो ब्रेक करके मेरा क्या होता है, बेंजोइक एनायन होता है, राइट? सो सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ माइनस, राइट? नाउ प्लस H प्लस. नाउ एसिडिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? लास्ट टाइम ऑलरेडी आई टॉट यू दैट द मोर स्टेबल इट इज, द मोर एसिडिक दिस बेंजोइक एसिड इज. नाउ स्टेबिलिटी कैसे आएगा? ये जो नेगेटिव चार्ज का कितना डिस्पर्शन हो रहा है उसके ऊपर आएगा, ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर दो इफेक्ट है. क्या इफेक्ट है? मैं इसको जस्ट दिखा रहा हूं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर दो इफेक्ट है. एक है लासार इफेक्ट बेंजीन का, क्योंकि ये अल्टरनेटिव बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, माइनस, ये माइनस आर ग्रुप के तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर. तो ये प्लस इफेक्ट है जो और भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट डिस्टेबलाइजिंग, डिस्टेबल. और दूसरा जो इफेक्ट है यहाँ पर वो है ये CsP2 जो कार्बन है इसका माइनस आई इफेक्ट. ऑलरेडी you know S character is more here, because of this reason it will be having minus I effect. So this minus I effect now right now is stabilizing my anion. ये स्टेबल कर रहा है. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? बट लासार इफेक्ट इज मच मच हायर देन माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा होता है, इसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है. तो जाके इसके लिए ओवरऑल मेरा एनायन अनस्टेबल हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट प्रीडोमिनेट नहीं कर सकता है. लेकिन जब मेरा एक यहाँ पर बेंजोइट एनायन होता है जहां पर C डबल बॉन्ड O माइनस रहता है और मिथाइल ग्रुप रहता है, तब क्या होता है? तब जाके ये नेगेटिव चार्ज और ये मिथाइल ग्रुप, बल्कि मिथाइल ग्रुप के आप देखो, मिथाइल ग्रुप में जो हाइड्रोजन और कार्बन का पोलैरिटी के बारे में मैं पिछले वाला वीडियो में बोला था, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स as methyl group will be having any kind of this kind of group having an electronic clouds, right? Because they are made of electron. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ है, वहां पर जो बल्कीनेस है, तो मिथाइल ग्रुप और ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप का जो इंटरेक्शन है, जो स्टेरिक इंटरेक्शन है, इसके लिए ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप घूम जाता है. As it rotates or it bends, planarity breaks. Actually, not only rotate, it little bit bend from the planarity. This is the real reason. But anyways, when it bend from the planarity, मेरा जो रूल है, रेजोनेंस नहीं होगा. If you remember last slide I told you that this is very important rule. Planarity breaking means no resonance, right? तो जाके क्या होता है कि मेरा रेजोनेंस इफेक्ट बंद हो जा रहा है मिथाइल ग्रुप के लिए. तो डिस्टेबलाइजिंग का इफेक्ट बंद हो गया, लेकिन स्टेबलाइजिंग का इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो प्लैनेरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो सिंगल बॉन्ड से होता है, वो बॉन्ड के थ्रू से होता है. तब जाके क्या हो रहा है, इसके लिए ये जो मेरा एनायन है, ये एनायन मेरा स्टेबल हो रहा है.
मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में रखने के लिए, वेयर इन नॉर्मल केस हियर स्टेबिलिटी इज नॉट देयर बिकॉज यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट अभी भी प्रोमिनेंट है जो डिस्टेबलाइज कर रहा है आपका जो नेगेटिव चार्ज है उसको, जो नेगेटिव चार्ज है उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है यहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन में। एनीवेज, तो अभी आपके पास कॉन्सेप्शन क्लियर है, जब मिथाइल ग्रुप रहेगा तब जाके ये स्टेबलाइज हो रहा है बिकॉज प्लस आर इफेक्ट बंद हो रहा है, प्लानरिटी ब्रेक हो रहा है, इसके लिए ओनली माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, राइट। इसके लिए बेंजोइक एसिड से ज्यादा ये वाला एसिड मोर स्ट्रॉन्गर होता है, उसको हम ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस भी, SIR भी बोलते हैं इस केस से। लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है मेरा, दो फैक्टर्स है, प्लस आर इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। Plus R effect because of resonance, when ortho position will be having methyl group, the planarity will be broken, and as the planarity broke, so the plus R effect is diminished, only minus I effect is there, so anion gets stabilized, and for this reason what is happening, acid is being stronger। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी आप लोग भी बोल सकते हो आंसर क्या है। यहाँ पर मेरा होगा एनिलीन का कॉन्जुगेट एसिड जो होता है NH3 प्लस, राइट, NH3 प्लस। तो जाके यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, मेरा प्लस आर इफेक्ट स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट डिस्टेबलाइज कर रहा था, लेकिन दूसरे वाला सिचुएशन के लिए एमिन के लिए अभी यहाँ पर हो रहा है मेरा प्लस आर इफेक्ट स्टेबल कर रहा है सिचुएशन को, राइट। लेकिन जब मिथाइल ग्रुप दे रहा हूं क्या रहा है, बेंट हो रहा है, प्लानरिटी नहीं रहा है, चला जा रहा है प्लानरिटी, सो प्लस आर इफेक्ट डिमिनिश हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट डिमिनिश हो रहा है, तो कॉन्जुगेट एसिड भी स्टेबल, कॉन्जुगेट बेस भी स्टेबल नहीं हो रहा है, एंड दैट्स द रीजन व्हेन मिथाइल ग्रुप इज देयर दिस इज बिकमिंग लेस बेसिक। ओके, सो ये है मेन रीजन मेरा ऑर्थो इफेक्ट का। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द प्लस आर इफेक्ट is stabilizing the anion, is destabilizing the anion or conjugate base of acid and stabilizing the conjugate acid of base। but ortho position में कोई बाल्की ग्रुप रहने के लिए सिस्टम प्लानरिटी से ब्रेक कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट बंद हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन द ट्रेंड्स गेटिंग रिवर्स, उल्टा हो रहा है रिवर्स, क्योंकि वो माइनस आई इफेक्ट का भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जो CsP2 कार्बन में है, राइट, वो प्रिडोमिनेंट कर जा रहा है ऑर्थो इफेक्ट में, ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल ग्रुप रहने के लिए वो वाला इफेक्ट प्रिडोमिनेंट कर रहा है, एंड वो वाला दैट माइनस आई इफेक्ट फॉर बेंजोइट एस्टर स्टेबलाइजिंग, एंड फॉर एनिलीन का जो कॉन्जुगेट एसिड है NH3 प्लस वाला, वो कॉन्जुगेट एसिड पे वहां पर डिस्टेबलाइज कर रहा है माइनस आई इफेक्ट। दैट्स द रीजन मिथाइल ग्रुप के रहने से वो वाला इफेक्ट जब ओनली वर्क करेगा तब जाके कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट एसिड को इन दैट सिचुएशन में डिस्टेबलाइज कर देगा, एंड विल बी हैविंग less basicity, or in case of acidity also you can explain it accordingly। I hope it is very clear to you। so if anything you have problem in this kind of conception, just message me or just send me a comment, I will just clarify in that case in comment, or we can talk over in some phone call also। so the last one is that which one is the nitrogen is more basic। now ये जो नाइट्रोजन है इस मॉलिक्यूल का लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट, तो अवेलेबिलिटी कम हो रहा है। ये जो है ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, सॉरी ये भी यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट, अवेलेबिलिटी कम है। लेकिन ये लोन पेयर का ये लोन पेयर का जो है, ये लोन पेयर का यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के बाद कोई डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड मेरा यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये लोन पेयर यहाँ पर कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सक रहा है, एंड एज अ रिजल्ट इट कांट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट, एंड एज अ रिजल्ट दिस इज मोर डोनेटेबल। so this NH2 is more basic here। okay, this lone pair is participating in resonance, but in last time I told, if you know the structures you will knowing that this lone pair can't participate in the resonance। यहाँ पर जो बॉन्ड है यही खुद के बीच रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ये लोन पेयर नहीं करता है। सो ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में चला आ रहा है, डोनेटेबल कम है, ये वाला लोन पेयर डोनेटेबल ज्यादा है, दैट मींस दिस नाइट्रोजन इज हैविंग मोर बेसिसिटी। ओके, सो
दूसरे ही वीडियो की तरह और पहले भी जो मैं कर चुका हूँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है टू थिंक, जस्ट सोचो इसको, जस्ट इफ यू थिंक you will just get more confidence on this kind of problems, and later also we'll be solving more complicated problem for this kind of thing for competitive examination. For example, which is the more stable कार्बोकैटायन, रेजोनेंस इफेक्ट के जरिए कौन सा रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, कैसा हो रहा है, कौन सा ग्रुप मेरा रेजोनेंस इफेक्ट को अच्छा कर रहा है, कौन सा ग्रुप खराब कर रहा है, कहाँ पर खराब हो रहा है, कहाँ पर अच्छा हो रहा है, विच इज गुड, विच इज बैड, you just think about this. What is the correct order of basicity? Again, you have to think about the lone pair availability. Okay, कौन सा लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा लोन पेयर नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन उनमें से कौन सा लोन पेयर कौन सा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है वो सोचना पड़ेगा. So that will give you the idea about order of basicity, and which will undergo deprotonation most in the basic system. तो यहाँ पर मेरा जो हो रहा है, यहाँ पर मेरा अल्फा बीटा सॉरी 1 2 3 1 3 डाइकीटोन है, तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है. अभी नेगेटिव चार्ज मेरा रेजोनेंस में जाएगा ऐसे करके, राइट. नाउ वी हैव डिफरेंट ग्रुप, इट कैन गो आइदर दिस वे और इट कैन गो आइदर this way. Negative charge, then it single bond, then double bond, like conjugate system. Now in this place, which group will helping, which group will not push electron here, which group will push electron here, based on this the stability of this total system will be determined. So that also like previous example से आप लोगों को imagine कर लेना चाहिए कहाँ पर ये अच्छा होगा, कहाँ पर ये बुरा होगा. So just answer me in comments that whether you can answer all these questions or not. Otherwise, in the next video with this again more problems I'll bring on this topic and we can discuss over there. So I hope you like this video, and ये अगर अच्छा लगता है तुम्हें तो just you can post that which kind of topic you need more right now at this situation. I'll post accordingly. Stay healthy, stay good. See you. Bye.